आज बात करेंगे राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस और संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन द्वारा मानवाधिकार के लिए किए गए प्रयास की। जब हम मानव सभ्यता के इतिहास को देखते हैं तो पाते हैं कि मानवाधिकार केवल एक कानूनी शब्द नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व की आत्मा है। मानवाधिकार वे नैसर्गिक और सार्वभौमिक अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को केवल मानव होने के नाते प्राप्त हैं, चाहे वह किसी भी देश, धर्म, जाति, लिंग या भाषा से क्यों न जुड़ा हो। इन अधिकारों का मूल उद्देश्य है मानव गरिमा की रक्षा, स्वतंत्रता की सुनिश्चितता और समानता का सम्मान। मानवाधिकारों की जड़ें प्राचीन सभ्यताओं और धार्मिक ग्रंथों में मिलती हैं, जैसे भारत में वसुधैव कुटुंबकम, यूनान में प्राकृतिक अधिकार और यूरोप में मैग्ना कार्टा 1215 जैसे दस्तावेज। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी संगठित चर्चा प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 के बाद शुरू हुई। युद्ध के विनाश ने ये सिखाया कि विश्व शांति केवल हथियारों से नहीं, बल्कि न्याय, सहयोग और मानव अधिकारों के सम्मान से कायम की जा सकती है। इसी भावना से 1919 में राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई और बाद में 1945 में संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस ने इस विचार को और व्यापक, सशक्त और कानूनी रूप दिया। राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन 1919 से 1946 के द्वारा मानवाधिकार के लिए प्रयास पृष्ठभूमि और उद्देश्य। राष्ट्र संघ की स्थापना 1919 में वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साई के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था विश्व में स्थायी शांति स्थापित करना और युद्ध जैसी त्रासदियों को दोबारा रोकना। हालांकि इसका ध्यान मुख्य रूप से शांति और सुरक्षा पर था, फिर भी यह संगठन मानवाधिकारों की रक्षा की दिशा में पहला संगठित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था। राष्ट्र संघ ने मानवता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी को वैश्विक शासन का एक नैतिक आधार बनाने की कोशिश की। 2. अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा, माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्शन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कई नए राष्ट्र बने। इन देशों में अलग अलग भाषाओं, धर्मों और जातीय समूहों के लोग रहते थे। इन विविध समूहों के बीच संघर्ष की संभावना बनी रहती थी। ऐसे में राष्ट्र संघ ने अल्पसंख्यक संधियां, माइनॉरिटी ट्रीटीज तैयार करवाई, जिनमें कहा गया कि प्रत्येक देश अपने नागरिकों के बीच धर्म, भाषा या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। उदाहरण के लिए पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया जैसे देशों ने इन संधियों पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्र संघ परिषद ने इन संधियों के अनुपालन की निगरानी के लिए विशेष अल्पसंख्यक अनुभाग, माइनॉरिटीज सेक्शन बनाया। ये पहली बार था जब व्यक्ति के अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बनाया गया। 3. मैंडेट प्रणाली, मैंडेट सिस्टम। राष्ट्र संघ ने मैंडेट सिस्टम नामक व्यवस्था लागू की। इसके तहत युद्ध के बाद जर्मनी और ओटोमन साम्राज्य के अधीन रहे क्षेत्रों को सीधे नियंत्रण में लेने की बजाय विजयी देशों को अंतर्राष्ट्रीय देखरेख के अंतर्गत मैंडेट के रूप में सौंपा गया। इस प्रणाली का उद्देश्य था कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याण, शिक्षा और विकास की जिम्मेदारी उन देशों पर होगी। यानी यह विचार पहली बार स्वीकार किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय शासन का उद्देश्य केवल शक्ति नहीं, बल्कि मानव कल्याण होना चाहिए। 4. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO। 1919 में राष्ट्र संघ के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य था श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा करना। ILO ने कार्य के अधिकतम घंटे, न्यूनतम वेतन, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा तथा श्रमिकों की संगठित होने की स्वतंत्रता को मान्यता दी। ये संस्था आज भी संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसियों में से एक है और सामाजिक न्याय की दिशा में वैश्विक योगदान दे रही है। 5. गुलामी और मानव तस्करी पर नियंत्रण। राष्ट्र संघ ने गुलामी, स्लेवरी, मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बाल श्रम जैसे मुद्दों पर भी कार्रवाई की। 1926 में स्लेवरी कन्वेंशन पारित कर गुलामी के उन्मूलन की दिशा में कदम उठाया गया। यह एक ऐतिहासिक पहल थी जिसने आगे चलकर मानवाधिकार कानूनों की नींव रखी। अगर बात करें सीमाएं और विफलताओं की, तो राष्ट्र संघ की सफलता सीमित रही। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि इसके पास कोई दंडात्मक शक्ति, एनफोर्समेंट पावर नहीं थी। वो केवल सिफारिशें कर सकता था, कार्रवाई नहीं। इस कारण यह नाजी जर्मनी, मुसोलिनी के इटली और जापान जैसे देशों द्वारा किए जा रहे भयानक अत्याचारों को रोकने में असफल रहा। द्वितीय विश्व युद्ध का विस्फोट इसकी विफलता का प्रतीक बन गया। 1946 में राष्ट्र संघ भंग हो गया, लेकिन उसके द्वारा बोए गए मानवाधिकार के बीज बाद में संयुक्त राष्ट्र में एक सशक्त वृक्ष के रूप में पनपे। अब बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार से संबंधित प्रावधान 1945 से अब तक की। 1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए नाजी अत्याचार जैसे यहूदियों का नरसंहार, नस्लीय भेदभाव और करोड़ों लोगों की मौत ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया।
युद्ध के बाद विश्व नेताओं ने ये स्वीकार किया कि शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं बल्कि न्याय की उपस्थिति है। इसी भावना से 1945 में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। इसके चार्टर यूएन चार्टर के अनुच्छेद 1, 13, 55 और 56 में मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के संवर्धन की स्पष्ट घोषणा की गई, यानी मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र के आदर्श और उद्देश्य के केंद्र में रखे गए। संस्थागत ढांचा के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए कई संस्थाएं स्थापित की। फर्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए महासभा मानवाधिकारों से जुड़ी घोषणाएं और संधियां पारित करती है। 10 दिसंबर 1948 को इसने इतिहास की सबसे प्रसिद्ध घोषणा, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (UDHR) को अपनाया। सेकंड, आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल (ECOSOC) यह मानवाधिकार आयोगों और एजेंसियों के कार्यों की निगरानी करती है। थर्ड, मानवाधिकार परिषद यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल (UNHRC) 2006 में गठित यह संस्था सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा करती है और यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू (UPR) के माध्यम से जवाबदेही तय करती है। फोर्थ, मानवाधिकारों के लिए उच्चायुक्त का कार्यालय ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स (OHCHR) 1993 में स्थापित यह संस्था मानवाधिकारों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देती है और उल्लंघनों की रिपोर्ट तैयार करती है। प्रमुख दस्तावेज और संधियां। संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों को कानूनी रूप देने के लिए कई महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किए। फर्स्ट, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (UDHR) 1948। ये पहली बार था जब विश्व स्तर पर यह स्वीकार किया गया कि सभी मनुष्य समान अधिकारों के साथ जन्म लेते हैं। इसमें 30 अनुच्छेद हैं जो जीवन, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, शिक्षा और रोजगार जैसे अधिकारों को परिभाषित करते हैं। सेकंड, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स (ICCPR) 1966। इसमें राजनीतिक स्वतंत्रता, मतदान का अधिकार, निष्पक्ष न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता शामिल है। थर्ड, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अनुबंध इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स (ICESCR) 1966। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे अधिकारों को मान्यता दी गई है। इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा पत्र इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र में मानव अधिकार के लिए गठित विशेष एजेंसियों और उनके योगदान की, तो संयुक्त राष्ट्र की कई विशिष्ट एजेंसियां मानवाधिकारों को लेकर कार्य करती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड (UNICEF) बच्चों के अधिकारों की रक्षा करती है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन (UNESCO) शिक्षा, संस्कृति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर काम करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन (ILO) श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देती है। UN विमेन लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है। अंत में कहा जा सकता है, राष्ट्रसंघ ने विचार बोया और संयुक्त राष्ट्र ने उसे व्यवस्था में बदला। राष्ट्रसंघ ने मानवाधिकारों की अवधारणा को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने उसे कानूनी, संस्थागत और सार्वभौमिक रूप प्रदान किया। आज मानवाधिकार केवल राजनीतिक दस्तावेज नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की आत्मा, विश्व नैतिकता का केंद्र और वैश्विक न्याय का आधार स्तंभ बन चुके हैं। इस प्रकार राष्ट्रसंघ से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक की यह यात्रा संवेदनाओं से सिद्धांतों की और सिद्धांतों से व्यवस्था की यात्रा है। ये हमें ये संदेश देती है कि यदि मानवता को बचाना है, तो सबसे पहले मानव के अधिकारों को सुरक्षित करना होगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी कानूनी विषयों पर सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।